मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक क्या है, उद्देश्य क्या है और इससे हमारे परिवेश में क्या बदलाव आ सकता है, इस बारे में हम जानकारी करेंगे। और क्या इसमें समस्याएं थी जिसको लेके इतने समय तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, बाद में फिर पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया। तो जानते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2025 क्या है। तो इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये वक्फ क्या है। वक्फ क्या है, क्या कोई बता सकता है वक्फ क्या है? चलिए मैं ही बताता हूँ। एक्चुअली वक्फ होता ये है कि जो कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, वो अगर धर्मार्थ कार्य के लिए, धर्मार्थ इन द सेंस जैसे मुस्लिमों के को अपनी चल या अचल संपत्ति जो है दान में दे देता है, तो वही संपत्ति क्या कहलाती है? वक्फ कहलाती है। और उस संपत्ति की निगरानी मुस्लिम कानून द्वारा की जाती है। कोई भी व्यक्ति चल या अचल संपत्ति जो दान में दे देगा, ठीक है, और धर्मार्थ कार्य के लिए, और धर्मार्थ के साथ साथ सामाजिक कार्य भी उसमें जुड़ा हुआ है, जो हमने इसमें उसको इनविजिबल कर दिया है। केवल धर्म ही नहीं, समाज भी उसका एक तत्व है, ठीक है। तो वही व्यक्ति द्वारा स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो वक्फ क्या है? मतलब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति का धर्मार्थ कार्य के लिए दान देना और उसे मुस्लिम कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना, वही वक्फ कहलाता है। अब क्या, ये तो वक्फ हो गया। इसके लिए एक अधिनियम बना था सबसे पहले, कब? 1995 में। और वक्फ को इस्लामी कानून द्वारा पवित्र और धार्मिक या धर्मार्थ कार्य के रूप में मान्यता प्राप्त उद्देश्यों के लिए मुस्लिम व्यक्ति द्वारा चल या अचल संपत्ति के स्थायी समर्पण के रूप में परिभाषित करता है। जो अभी मैंने बताया उसी चीज को इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो वक्फ की अवधारणा आई कहाँ से, क्या थी? तो इस्लामी कानून और परंपराओं में, मतलब जो भी धर्म से संबंधित चीजें होती हैं वो उसकी परंपराओं में निहित होती हैं। अगर हमने मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो वहाँ पे वक्फ शब्द का प्रयोग हुआ है, वक्फ विभाग की भी स्थापना हुई है। तो आप एक बार जरा खंगालिएगा मध्यकाल में क्या हुआ था, ठीक है। यह एक मुस्लिम द्वारा मस्जिद, स्कूल, अस्पताल या अन्य संस्थानों के निर्माण के लिए, ये सामाजिक कार्य जो मैंने कहा केवल धर्म के लिए नहीं, वहाँ पे मस्जिद भी बनेगी, ऐसा नहीं, वहाँ पे स्कूल भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा, या अन्य कोई सार्वजनिक कार्य जिसमें बहुत से लोगों का भला हो, उसके लिए ये चीज़ें दान की जाती थी, ठीक है। और यह अविभाज्य है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वक्फ जो था क्या था? अविभाज्य। मतलब इसे बेचा, उपहार या विरासत में नहीं दिया जा सकता। एक बार आपने संपत्ति को दान कर दिया तो उसके बाद उस पर से आपका सारा अधिकार खत्म हो गया, ठीक है। अब आपका अधिकार खत्म हुआ, वक्फ ने लिया, अब वक्फ उसको बेच भी नहीं सकता, उपहार में भी किसी को नहीं दे सकता और विरासत में भी नहीं दे सकता, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? अविभाज्य। इसको विभाजित किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यह व्यक्ति से अल्लाह को हस्तांतरित हुई है। व्यक्ति जब दान देता है तो किसको देता है? अल्लाह को देता है या अपने गॉड को देता है, ठीक है। उसके बाद वह अपरिवर्तनीय है, क्योंकि आपका अगर अल्लाह हमेशा के लिए है तो वक्फ की संपत्ति भी क्या होगी? हमेशा के लिए होगी। तो आपको बहुत हम इत्मीनान से समझा रहे हैं, उस चीज़ को आप समझते हुए चलिएगा। वही जो मैंने कहा कि आपको वक्फ को केवल धार्मिक तरीके से ही नहीं सोच सकते कि ये धार्मिक चश्मे से ही नहीं देख सकते, ठीक है, क्योंकि कानूनी प्रावधान है, न्यायिक व्याख्याएं हैं और नीतिगत विकास की नज़दीकी जांच यह स्पष्ट करती है कि वक्फ मुख्य रूप से धार्मिक अभ्यास के बजाय संपत्ति प्रबंधन, प्रशासन और शासन का मामला है। तो क्या है भाई, वक्फ बोर्ड क्या कहता है? वक्फ जो जमीन है उसका क्या कहता है? प्रबंधन करता है, उसका प्रशासन, तो वहाँ क्या कैसे चलेगा उसकी व्यवस्था बनाता है, ठीक है। और कोई समस्या होती तो ये शासन का मामला हो जाता है, ठीक है। वक्फ जो अधिनियम बनाता है कब? 1995 में। इसकी धारा 96 में केंद्र सरकार को सामाजिक, शैक्षणिक और कल्याणकारी मामलों को कवर करते हुए वक्फ संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित करने का स्पष्ट रूप से अधिकार देती है,
ठीक है। केंद्रीय वक्फ परिषद, राज्य वक्फ बोर्ड, ये सब बनाए गए थे और इसमें पारदर्शिता और कानूनी अनुपालन की कमी थी, जिसको दूर करने की कोशिश की गई है। ठीक है। अब बहुत बार अदालतों ने भी कहा कि क्या कहा कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन एक धर्मनिरपेक्ष कार्य है जो धार्मिक प्रथाओं से अलग है। कैसा कार्य? धर्मनिरपेक्ष कार्य है। ठीक है। तो कुछ समस्याएं रही होंगी, उसी वजह से ये वक्फ संशोधन विधेयक आया। समस्याएं क्या थी? समस्याएं के बारे में एक हम नज़र डालते हैं। इसमें हम आपको आगे भी पढ़ाएंगे, लिखा हुआ भी होगा, लेकिन हम नज़र ये डालते हैं कि सबसे बड़ी बात ये देखो कि अब जो वक्फ बोर्ड था उसकी उसका कद जो है वो एक न्यायिक व्यवस्था के बराबर हो गया था। मतलब अगर वक्फ ने कह दिया कि ये संपत्ति वक्फ की है तो आप उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। वक्फ का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होता था, जो कि एक तरीके से निरंकुशता का प्रतीक है कि कोई भी संस्था संविधान से बड़ी नहीं हो सकती। आप उसके खिलाफ कानून बना हुआ है और न्यायालय बने हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, अपने विवादों का निपटारा करा सकते हैं। ठीक है। तो एक तो ये समस्या थी। वक्फ बोर्ड के साथ में एक समस्या ये भी थी कि ये जो है कार्यपालिका के बराबर की व्यवस्था हो गई थी। कैसे? यहाँ तक कि जिले का जो सबसे बड़ा अधिकारी है डीएम, वो भी चाहकर वक्फ के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। और वक्फ एक सामाजिक समस्या भी थी। क्या थी सामाजिक समस्या? कि इसमें समय के साथ भ्रष्टाचार बढ़ता गया और इसी भ्रष्टाचार के कारण क्या हुआ कि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग होने लगा। ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि संपत्तियों का दुरुपयोग हुआ और दुरुपयोग होने के कारण थे क्योंकि जो वक्फ संपत्तियां थी उनका डिजिटलाइजेशन भी नहीं कहीं किसी तरीके से किया गया कि कहाँ पे कौन सी वक्फ की संपत्ति है, उसका क्या यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो जब वो नहीं पता है तो फिर क्या होगा? उसका मिसयूज होगा। ठीक है। अब दूसरी समस्या ये थी कि अगर घर में मान लें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है और महिला है, महिला विधवा हो गई है, तो अगर तो उसकी जमीन को वक्फ में दान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो महिला उसी जमीन पर डिपेंडेंट है। तो पहले क्या होता था कि जमीन को वक्फ में दान कर दिया जाता था। दान करने के कारण महिलाएं परेशान रहती, इनको जीवन यापन से लेकर बहुत सारी समस्याएं थी। और बोर्ड में समावेशन नहीं था। जो वक्फ बोर्ड था उसमें समावेशन नहीं था, मतलब सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व नहीं था। कुछ चुनिंदा वर्गों के ही लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे। एकदम महिलाओं की भागीदारी थी, कम से कम 2 महिलाओं का होना अनिवार्य था। ठीक है। और जैसे हमारे संविधान से लेके हर जगह उल्लिखित भी है कि राष्ट्रीय मामला अगर आता है तो उसके लिए किसी भी तरीके की भूमिका अधिग्रहण किया जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज भी एक तरीके से राष्ट्रीय संप्रभुता भी हमारी वक्फ से नीचे हो रही थी। मतलब हमें तो हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, लेकिन देश के लिए तो हमें कुछ भी दान करना पड़े तो हम कर दें हंसते खेलते, लेकिन वो चीज़ भी इसमें सही से क्रियान्वित नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से इसमें संशोधन के लिए ये सारी चीज़ें आई। तो अब हम देखते हैं कि क्या संशोधन हुआ, कैसे क्या चीज़ें हुई, उस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हुआ क्या कि 2025 का कानून था बनाया गया, उसमें जवाबदेही, पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाने का प्रयास किया गया। पारदर्शिता से क्या दूर होगा? भ्रष्टाचार दूर होगा। जवाबदेही से निरंकुशता दूर होगी। समावेशिता से सभी लोगों का सबका साथ सबका विकास जैसी अवधारणा को, सरकार की मंशा को क्रियान्वित किया जा सकेगा। वो कितनी मंशा है कितनी नहीं वो पार्टियों पर है, लेकिन जो सरकार कर रही है हम उसको लेकर ही बात
करेंगे, क्योंकि हमें परीक्षा देनी है, पेपर देना है, हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ धर्म और किसी अन्य चीज़ से मतलब नहीं है, हम इसको केवल एक विषय के रूप में ही जानने की कोशिश करते हैं। तो भारत में जितनी वक्फ संपत्तियों का प्रशासन वक्फ अधिनियम 1995 द्वारा शासित है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित और विनियमित किया जाता है। ठीक है, वक्फ प्रबंधन में शामिल प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में शामिल है केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड। इसमें कौन कौन शामिल होता है आप देख सकते हैं। ठीक है, और वक्फ ट्रिब्यूनल, जिसमें वक्फ संपत्तियों से विवादों प्रश्नों के निपटारा की बात की गई थी, लेकिन ये इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल ही अंतिम में सर्वोच्च निकाय था। ठीक है, तो वक्फ संपत्ति का कुप्रबंधन, अतिक्रमण और पारदर्शिता में जो कमी थी उसके बहुत सारे मामले हैं। वामली पोर्टल में आंकड़ों के अनुसार 58,898 से अधिक वक्फ परिसंपत्तियों पर अतिक्रमण है। ठीक है, कई मामले वक्फ भूमि के दुरुपयोग और अवैध अधिग्रहण को उजागर करते हैं। जबरदस्ती, बिहार के गोविंदपुर में बिहार सुन्नी बोर्ड ने एक पूरे गांव के स्वामित्व का दावा किया। केरल में लगभग ईसाई परिवारों ने अपनी पैतृक भूमि पर वक्फ बोर्ड के दावे का विरोध किया। मतलब वक्फ ने कह दिया कि नहीं, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, तो अब फिर उसका निपटारा यही ट्रिब्यूनल ही करेगा, और ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो आप कहीं जा भी नहीं सकते। ठीक है, तमिलनाडु में भी हुआ। 132 संरक्षित स्मारकों पर भी उन्होंने दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने। तो वक्फ प्रशासन में अधिक स्पष्टता पारदर्शिता के लाने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में पेश किया गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो समस्याएं चली आ रही हैं उन्हीं में तो सुधार होगा। ठीक है, समस्याएं पारदर्शिता में कमी, अधूरा सर्वेक्षण हो रहा है, महिलाओं के उत्तराधिकारों के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, अतिक्रमण सही लंबे से मुकदमे चल रहे हैं। 2013 में 10,381 मामले थे और बढ़ के कितने हो गए, 21, 2 गुने से ज़्यादा। ठीक है, और वक्फ मतलब कि अपनी जांच के आधार पर वक्फ की संपत्ति घोषित करने की वक्फ बोर्डों की अतार्किक शक्ति। सरकारी भूमि को वक्फ भूमि घोषित किया जा रहा है, उसके संबंध में बहुत विवाद, और सरकार की जमीनों को वक्फ बोर्ड में न देने जाने को लेकर भी कुछ नए प्रावधान शायद किए गए हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में हितधारकों का कम प्रतिनिधित्व, मतलब समावेशन नहीं था उसमें पर्याप्त रूप से। ठीक है, मुफ्त या कम लागत वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए वक्फ की भूमि पर क्लिनिक और अस्पताल स्थापित करना उद्देश्य था, लेकिन ये नहीं हो रहा था। चिकित्सा सहायता कार्यक्रमों ने चैरिटी में साझेदारी की, ये सब चीज़ें करनी थी। स्कूलों मदरसों का निर्माण करना था, उनका रखरखाव करना था, गरीब छात्रों की छात्रवृत्ति, रोजगार संबंधी इन सब चीज़ों करना था, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपर रूप से क्रियान्वित नहीं हो रही थी। इसीलिए इन समस्याओं को दूर करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आया। ठीक है, जो संपत्ति के प्रबंधन के शासन में पारदर्शिता और रसता को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया। ठीक है, मुकदमेबाजी और न्यायिक निरीक्षण की कमी, जैसे लंबे समय से जो मुकदमे चले आ रहे थे उसको सुव्यवस्थित और जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करने की कोशिश इस बिल के माध्यम से, इस विधेयक के माध्यम से की गई है। मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को वक्फ से संबंधित निकायों में शामिल करके समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल है। ये प्रावधान भारत में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मतलब वक्फ को आधुनिक तरीके से उसका क्रियान्वयन करना। ठीक है, अब क्या हुआ, वक्फ विधेयक का आधुनिकीकरण कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब ये हम वही सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर एक लाइन में पढ़ी थी, उनके बारे में विस्तार से, कि तमिलनाडु में क्या हुआ, किस गांव में क्या हुआ, गैर मुस्लिमों की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने कैसे घोषित कर दिया। और आप इसको देख लीजिएगा रोक रोक के। गोविंदपुर गांव बिहार, केरल वाला भी केस जो बताया, कर्नाटक में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार और प्रबंधन के खिलाफ शिकायतें बहुत सारी की गई, और कर्नाटक में 40 वक्फ संपत्तियों को सूचित किया गया जिनमें खेत शामिल है। शिक्षा विभाग की जमीन पर भी दावा किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की समस्याएं थी। ठीक है, तो उसको दूर करने का इसमें कोशिश की गई है। मुस्लिम महिलाओं और कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देकर मुस्लिम महिलाएं, विशेष रूप से विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसके
अतिरिक्त विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करना है। पहला क्या है? पारदर्शिता। ठीक है, पारदर्शिता के लिए क्या होगा? रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण ही एक पारदर्शिता का सबसे अच्छा मानक हो सकता है। कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण। ठीक है, इसके लिए कैसे क्या होगा? कानूनी सहायता केंद्रों की स्थापना करेंगे तो कानूनी सहायता और सामाजिक कल्याण भी होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान। ठीक है, सांस्कृतिक संरक्षण और अंतर धार्मिक संवाद को मजबूत करने से ही पहचान बढ़ेगी। अब महिलाओं की भागीदारी पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। ठीक है, वक्फ संसाधनों को इस दिशा में निर्देशित करती है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति, अब उसमें कब प्रावधान किया गया है कि जो भी आय होगी वक्फ संपत्तियों से, उससे मुस्लिम लड़कियों की छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सेवा और मातृत्व कल्याण की बात की जाएगी, महिला उद्यमियों के लिए कौशल विकास और माइक्रो फाइनेंस सहायता, फैशन डिजाइन, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षण की बात नए कानून में की गई। उत्तराधिकार विवादों, घरेलू हिंसा मामलों के लिए कानूनी सहायता केंद्र की स्थापना और विधवाओं के लिए पेंशन, जिससे वो भी एक अच्छा जीवन जी सके। गरीबों के उत्थान के लिए क्या क्या किया गया है? ठीक है, तो गरीबों के लिए वक्फ के कुछ प्रमुख लाभ हैं, जैसे पारदर्शिता जो है डिजिटलीकरण करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे क्या होगा कि जो कुप्रबंधन को रोका जा सकेगा और जब फंड ज़्यादा आएगा उसका इस्तेमाल कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकेगा। कल्याण और विकास के लिए राजस्व में वृद्धि। ठीक है, नियमित ऑडिट, निरीक्षण, वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देंगे तो वक्फ प्रबंधन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, और क्या होगा? स्वास्थ्य सेवा के लिए धन आवंटित किया जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। तो आप इसको इधर एक बार देख लीजिएगा। नए राजस्व में वृद्धि होगी तो कल्याणकारी कार्यक्रम चलेंगे। प्रशासनिक चुनौतियों का समाधान होगा। कैसे होगा? संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी। वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच तालमेल की सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाएगी। हितधारकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। कुछ पिछड़े वर्गों, मुस्लिम समुदायों के अन्य संप्रदायों का सशक्तिकरण। मतलब जो बोर्ड था, वक्फ बोर्ड, उसमें जो सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व होगा, वो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हों, और चाहे बोहरा और पसमानदा समुदाय के लोग हों, सबका प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों को छोड़कर, इसको पदेन सदस्यों को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे, जिसको लेके सारा विवाद है। तो ये चीजें रहेंगी, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। और कोई तो समस्या है नहीं। अब बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। कैसा है? एक वैधानिक निकाय है। वो उसका काम क्या है? जो निकाय है, जो उसका काम है सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए दान दी गई जो जमीन है, इसकी देख और रेख करना, ये इसका काम है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप अच्छे समझ गए होंगे। अगर मीन्स पीसीएस का मीन्स जस्ट आने वाला है, कुछ महीने बाकी रह गए हैं, उसमें वक्फ संशोधन विधेयक के संबंध में कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा। जो भी प्रश्न आएगा कि वक्फ संशोधन विधेयक क्या है, इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, या वक्फ संशोधन विधेयक से समाज को होने वाले लाभों के बारे में लिखे, या वक्फ संशोधन विधेयक किस तरीके से हमारे समाज को नई दिशा देगा, या वक्फ संशोधन विधेयक किस तरीके से समाज में समावेशन, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। तो आप उसके प्रश्नों का उत्तर इससे लिख सकते हैं। इसमें पर्याप्त तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।